देखिए हम स्टार्ट कर रहे हैं आज वीड। हमारा टॉपिक है वीड, खरपतवार। खरपतवार टॉपिक रहेगा वीड के बारे में आज हमारा, और इस पर पूरी चर्चाएं करेंगे। देखिए भाई, सबसे पहले आज का हमारा जो मेन टॉपिक है वो वीड। ठीक है, वीड से होने वाले नुकसान के बारे में, लॉसेस इन क्रॉप, क्रॉप में होने वाले डिफरेंट पेस्ट इन क्रॉप बाय डिफरेंट पेस्ट। जैसे वीड के द्वारा ना जितना नुकसान जो टोटल हो रहा है, याद करना भी सभी को मेरे साथ साथ, तभी ये एग्जाम में बहुत ज्यादा आता है वीड वाला टॉपिक। वीड या खरपतवार से जो लॉस हो रहा है वो है 33% भाई। एवरेज 33 है, वैसे 30 से 33 के बीच में कोई भी दे सकते, 35 लिखना था मेरे को यहाँ, 35 के बीच में कुछ भी कर सकते हो। डिजीज या रोगों के द्वारा होने वाला लॉस है 26%। देखो खरपतवार से 33 होता है, डिजीज और रोगों से होता है 26। किसी भी हमारी जो क्रॉप है उसके अंदर लॉस किस किस से, इंसेक्ट की वजह से कितना लॉस होता है, कीड़ों की वजह से, कीटों की वजह से 20%। स्टोरेज या भंडारण कीट, मतलब हम स्टोर करके रखते हैं, उस दौरान जो लॉस कर देता है वो कितना होता है 7%। रोडेंट्स, चूहों के द्वारा होने वाला लॉस कितना है 7% या 6% भी लिखा हुआ बहुत सारी जगह, कितना लिखा है 6%, तो वो भी देख लें। अदर अन्य अन्य जैसे कोई क्लाइमेटिक कंडीशन होगी, बाढ़ आ गई, भूकंप आ गया, कोई भी कंडीशन जिसकी वजह से लॉस हो रहा है, बारिश की वजह से ज्यादा बारिश होगी और ओलावृष्टि होगी, उस वजह से जो लॉस हो रहे हैं उनको अन्य में काउंट कर दिया उसने। जितने भी किसी भी प्रकार का लॉस हो जाए, आग लगना या कोई बाढ़ आना, फ्लड होना, उनकी वजह से लॉस होता है, वो 8% लॉस माना जाता है। अरे समझ में आया भाई सभी को? नेक्स्ट चल रहे हैं वीड। वीड आर प्लांट। वीड होते हैं क्या? सबसे पहले पूछा जाए सर वीड खरपतवार है क्या? आपने ये तो बता दिया, लॉस होते हैं खरपतवार के द्वारा, वीड के द्वारा 33% लॉस होता है, डिजीज के द्वारा 26 होता है, कीटों के द्वारा 20% होता है, भंडारण के द्वारा 7% होता है, रोडेंट्स के द्वारा 7%, और अदर जो एक्टिविटीज है उनके द्वारा हो गया 8%। अब आप ये बताओ वीड होता क्या है? वीड सर वो बला का नाम है जो हम क्रॉप उगाते हैं और उसके अलावा कोई एक्स्ट्रा चीज उसके अंदर उग जाती है ना, जो हमने नहीं उगाई पर वो उग गई उसके साथ ही, उसको कहते हैं वीड। वो प्लांट जो हमने ग्रो नहीं किया, अनवांटेड, बिना इच्छा के, अनिच्छिक, बिना डिजायर के जो प्लांट उग गया है उसको कहते हैं, चाहे वो प्लांट कोई फसल का ही हो, जो क्रॉप ही हो। जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूं तुम्हें, जैसे बथुआ, बथुआ उग गया हमारे गेहूं के अंदर, बथुआ उग गया तो वो तो है एक वीड, है ही वीड। बथुआ तो होता ही वीड है सर। जंगली चौलाई उगी, बथुआ उग गया, कैरेट ग्रास, गाजर घास उग गया, पार्थेनियम जिसको बोलते हैं, ये तो है। चिनोपोडियम बथुआ हो गया, ये तो है सर, सच में ही वीड है। परंतु अगर मान लो गेहूं के अंदर सरसों का प्लांट उग गया ना, तो वो भी वीड ही काउंट किया जाएगा, क्योंकि उस टाइम हमने उसको नहीं उगाया, पर वो एक अलग तरह की वीड है, उसको रिलेटिव वीड कहेंगे। और जो एब्सोल्यूट वीड होती है वो कौन सी होती है? जो सच में जिसको वीड का दर्जा है। जैसे मैं तुम्हें बताऊं, अमरीश पुरी है, अमरीश पुरी विलन का रोल करता है, तो वो तो एब्सोल्युटली विलन है। और कभी कभी मान लो सलमान खान को विलन का रोल मिल जाए बाई चांस, किसी फिल्म में सलमान खान को विलन का रोल करना पड़ गया, तो वो हमें अच्छा नहीं लगता, भाई ये तो हीरो होना चाहिए था, ये तो विलन होना ही नहीं चाहिए था। तो इसलिए हम उसको क्या मानेंगे? रिलेटिव विलन मानेंगे, नहीं कि एब्सोल्यूट विलन मानेंगे। अरे समझ में आ गया? तो यही बात है, जो सरसों उग गई ना गेहूं में, वो एक रिलेटिव वीड है, जबकि जो बथुआ है या फिर जंगली चौलाई है या फिर दूब ग्रास है या कुछ भी है, ये सब क्या है? ये क्या है रे? ये तो सर एब्सोल्युटली क्या है? वीड है ही है। तो वीड वो चीज है जो अनवांटेड प्लांट होते हैं, जो हम क्रॉप उगाते हैं उसके साथ उग जाते हैं, बेवजह के, बिना वजह ही जो प्लांट ग्रो करते हैं उनको कहते हैं वीड सर। तो लिखा हुआ है वीड आर द प्लांट विच ग्रो वेयर दे आर नॉट वांटेड। जहां पे जिनकी जरूरत नहीं थी वहां पे जो प्लांट ग्रो कर गए उनको कहते हैं। जोथ्रो टूल नाम के साइंटिस्ट थे जिन्होंने 1731 में ये बात कही थी। ठीक है, वीड की जानकारी उन्होंने दी थी। वीड कैन, और एक टीलेज जो होती है ना, टीलेज, उसके बारे में भी इन्होंने अपनी बुक में लिखा था। ठीक है, वीड कैन आल्सो बी रेफर्ड टू एज प्लांट आउट ऑफ प्लेस। जिस प्लेस पे जो होना चाहिए वहां न होके और कहीं उग जाए उसको क्या कहते हैं? वीड। वीड कंपीट विद क्रॉप, क्रॉप के साथ कंपटीशन करेगा वीड। अब मान लो हमने गेहूं उगाई और गेहूं के साथ कैरेट ग्रास उग गया, तो कैरेट ग्रास वहां पे जो मिट्टी है, मॉइस्चर है, नमी है, वाटर है, न्यूट्रिएंट्स है, सनलाइट है, उसकी ग्रोथ है, प्लेस है, CO2 है, उन सब के लिए क्या करेगा? कंपटीशन करना स्टार्ट कर देगा कि मेरे को भी चाहिए ये सारी चीजें। अब हमारा जो प्लांट है मेन गेहूं का, वो क्या करेगा? कम ग्रोथ करने लगेगा उसकी वजह से। वीड कंपीट विद क्रॉप्स फॉर सॉइल, वाटर, न्यूट्रिएंट, सनलाइट, ग्रोथ, प्लेस, CO2 एक्सेट्रा के लिए क्या करने लगेगा? रे उनसे कंपटीशन करने लगेगा। अगर कोई हिंदी मीडियम का तो वो भी पढ़ ले। वे अनिच्छिक पौधे, वो अनवांटेड प्लांट जो बिना बोई गई फसल में उग जाते हैं, उन्हें खरपतवार कहते हैं। खरपतवार फसलों के साथ मृदा, नमी, जल, पोषक तत्व
प्रकाश वृद्धि स्थान CO2 के लिए स्पर्धा करते हैं, मतलब कंपीट करते हैं, कंपटीशन करते हैं। यहां तक किसी को कोई डाउट है तो बोले भाई। फर्स्ट पेज सभी को समझ में आया क्या? तो यहां से स्टार्ट हो गया हमारा वीड टॉपिक, और डिटेल में बताऊंगा एक एक बात, चाहे लेक्चर मेरे को 3 लेने पड़ जाए। अरे समझ में आ रहा है क्या सभी को? आगे देखो भाई, ये स्लाइड क्या कह रही है, देखो इसके अंदर क्या बताया गया है। इसके अंदर बताया गया है कि जो पेस्ट है उनकी वजह से कितना लॉस होता है, और उस लॉस से बचने के लिए हम कितना खर्चा करते हैं, कितना एक्सपेंस हम कर देते हैं उस लॉस से बचने के लिए, उनके बारे में बताया गया है इस स्लाइड में। तो देखिए हम पूरी चर्चाएं कर लेते हैं। लॉसेस तो सर अभी भी आपने पढ़ाई दिए। देखो सर आपने कहा वीड की वजह से 33% लॉस होता है, ठीक है। डिजीज की वजह से 26% होता है सर, और इंसेक्ट की वजह से 20% होता है, कीट की वजह से, स्टोरेज भंडारण की वजह से 7%, रोडेंट्स की वजह से 6 या 7%, अदर एक्टिविटीज के द्वारा 8%। ये तो आपने अभी भी बता दिया सर। इसके साथ साथ अब खर्चा और बता रहे हैं, एक्सपेंस कितना खर्चा आ रहा है। देखो वीड सबसे ज्यादा खर्चा जो है वो आता है इंसेक्ट और स्टोरेज के दौरान। हम बचाव करने के लिए जितना, उनको बचाने के लिए जितना खर्चा कर रहे हैं ना, 70% तो हम इंसेक्ट को, कीड़े मकोड़ों को मारने और स्टोरेज करने के दौरान जो कीट पतंग लग जाते हैं, जो कि लॉस कर देते हैं क्रॉप का, हमारी स्टोर भंडार में पड़ी हुई फसल का, उसको बचाने के लिए हम 70% तो जो खर्चा है वहां कर देते हैं भाई। और जो बाकी जो डिजीज हैं, बीमारियों से बचने के लिए हम 12 से 15% लॉस खर्चा करते हैं। और जो वीड है उनके लिए तो देखो ये सबसे अच्छी बात है रे, हम जो वीड है मैन, जो लॉस का कारण तो वो सबसे ज्यादा है, लॉस का कारण वीड सबसे बड़ा है, लॉस का कारण तो वीड ही थी। और वीड के लिए हम खर्चा क्या कर रहे हैं, ना के बराबर 3 से 4%। तो हमें इस पे ध्यान देने की जरूरत है। आज के टाइम वीड पे जो लॉसेज है वो बहुत ज्यादा है, तो इस पे एक्सपेंस बढ़ा के इनको थोड़ा कम करना चाहिए हमें, ठीक है। तो इस बात पे ध्यान दिया जाए। वीड के द्वारा लॉस जो खर्चा हो रहा है ना वीड को कंट्रोल करने के लिए, वो ना के बराबर है, जबकि उसके से लॉस हो रहे हैं वो बहुत ही ज्यादा हो रहे हैं। और हम जो खर्चा कर रहे हैं वो मेनली डिजीज पे, इंसेक्ट को और स्टोरेज के कीट को मारने में ही कर रहे हैं। सारा का सारा खर्चा 85% खर्चा तो वही कर रहे हैं। अरे समझ में आ रहा है क्या सभी को? ये स्लाइड समझ में आई भाई सभी को? तो इसमें ध्यान दें, वीड खरपतवार 33% लॉस करता है, पर उसके जो खर्चा कर रहे हैं हम वो 3 to 4% ही कर रहे हैं उससे बचने के लिए। डिजीज 26% लॉस कर रही है, 12 to 15% एक्सपेंड कर रहे हैं हम, एक्सपेंस कर रहे हैं। कीट को मारने के लिए हम, कीट और स्टोरेज कीट को मारने के लिए हम 70% खर्चा कर रहे हैं। रोडेंट्स को मारने के लिए और अदर्स एक्टिविटी के लिए ना के बराबर खर्चे हैं, जो कि 1 to 2 या 3% है, वो हमने लिखा ही नहीं है। ये सारा ये अदर एक्टिविटीज पे हम कोई ज्यादा ध्यान नहीं दे पाते, क्योंकि इनको कंट्रोल करना मुश्किल है। तो ज्यादा से ज्यादा करेंगे तो भी 1 to 2% ही आएगा। अरे समझ में आया क्या सभी को? तो अब हम आगे बढ़ रहे हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। यहां तक समझ में आया सभी को? कौन कौन सी पेस्ट की वजह से क्या क्या लॉस और कितना खर्चा हम उनसे बचने के लिए कर रहे हैं, ये चर्चाएं हमारी हो रही थी। अरे समझ में आया सभी को? आगे बढ़ते हैं। अब आगे बताया गया है सर, जो आगे बातें बताई गई वो देखें। ओरिजिन ऑफ वीड, वीड का ओरिजिन, उत्पत्ति कब हुई वीड की, कैसे कैसे कहां से आई है वीड, उसके बारे में चर्चाएं देखें। खरपतवार की जो उत्पत्ति है ना खरपतवार या वीड की, वो 10,000 BC पहले से ही है। ईसा मसीह के जन्म से 10,000 साल पहले से ही हम जब हमने कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप करना सीखा था, तब से ही ये वीड भी साथ में ही है। तो कह रहा है दे हैव बीन देयर एवर सिंस फार्मर स्टार्टेड एग्रीकल्चर। जब से उसने एग्रीकल्चर स्टार्ट किया है, अबाउट 10,000 BC आर अनडाउटेबली रिकॉग्नाइज्ड एज ए प्रॉब्लम फॉर द बिगनिंग। और ये इसमें कोई संदेह नहीं कि शुरुआत से ही प्रॉब्लम रही है। तो हिंदी वाले पढ़ना चाहें तो वे तब से हैं जब से किसान ने लगभग 10,000 ईसा पूर्व फसलों की खेती करनी स्टार्ट की, और निसंदेह शुरू से ही एक समस्या के रूप में पहचाने जाते हैं। अरे कोई डाउट है? सेकंड पॉइंट, इन द वर्ल्ड देयर आर 30,000 वीड स्पीसीज, 30,000 स्पीसीज है, जिनमें से 18,000 स्पीसीज डैमेज कर रही हैं, क्रॉप को नुकसान पहुंचा रही हैं। 30,000 टोटल वीड की स्पीसीज हैं, जिनमें से 18,000 नुकसान पहुंचाते हैं किसी भी क्रॉप को, ठीक है। दुनिया में लगभग 30,000 खरपतवार प्रजातियां हैं, इनमें से 18,000 ऐसी हैं जो फसलों को नुकसान पहुंचाती हैं। अरे समझ में आया क्या? जथ्रो टूल फर्स्ट क्वाइंड द टर्म वीड। वीड टर्म सबसे पहले किसने दी थी? जथ्रो टूल नाम के साइंटिस्ट ने दी थी, और 1731 में, ये याद रखें, जथ्रो टूल नाम याद रखें, 1731 याद रखें। और वीड इन द बुक, इस बुक का नाम बहुत बार पेपर में आ चुका है, मैंने देखा है, हॉर्स होइंग हस्बेंड्री। हॉर्स होइंग हस्बेंड्री अपनी बुक में वीड वर्ड को यूज किया, और इसी बुक में टिलेज के बारे में भी पूरी जानकारी दी थी। टिलेज पे भी हम पूरा एक लेक्चर डिस्कस करने वाले हैं। टिलेज हो गया, इरिगेशन हो गया, इन पे पूरी चर्चाएं करूंगा मैं, धीरे धीरे आ रहे हैं लेक्चर। जेथ्रो टूल ने पहली बार 1731 में हॉर्स होइंग हस्बेंड्री नामक पुस्तक में प्रकाशित किया था
किसका नाम? खरपतवार, जिसमें खरपतवार शब्द दिया गया और टिलेज के बारे में भी जानकारी मिलती है भाई इस बुक में, टिलेज। ठीक है सर, टिलेज के बारे में भी जानकारी इस बुक में। जेथरो टूल इज आल्सो नोन एज फादर ऑफ वीड साइंस, वीड साइंस के जनक माने जाते। जेथरो टूल को खरपतवार विज्ञान के लिए पिता का दर्जा दिया गया है, या फिर हम क्या कह सकते हैं रे, क्या कह सकते हैं बोलो, पिता या जनक के रूप में माना जाता है। किसका? जेथरो टूल को वीड साइंस का पिता के रूप में या जनक के रूप में माना जाता है। यहां तक कोई डाउट है किसी को? नहीं है तो नेक्स्ट स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट स्लाइड में क्या बताया गया है। नेक्स्ट स्लाइड में बताया गया है, इट हैज बीन एस्टिमेटेड दैट, ऐसा माना जाता है, इन जनरल वीड कॉज 5% लॉस इन एग्रीकल्चर प्रोडक्ट इन मोस्ट ऑफ डेवलपिंग कंट्री। जो डेवलपिंग कंट्री है ना, जो बहुत ज्यादा विकासशील देश हैं, उनके अंदर 5% ही लॉस करती हैं वीड, ज्यादा लॉस नहीं कर पाती। जबकि जो हमारी कंट्री है, डेवलप्ड कंट्री है, उनमें 10% के करीब लॉस हो रहा है। और जो लेस डेवलप्ड है, बहुत ही कम डेवलप्ड कंट्रीज है, उनमें 25% तक लॉस हो रहा है, बहुत ज्यादा लॉस हो रहा है। जो बहुत ही कम विकसित देश है, उनमें 25% तक लॉस हो रहा है। जो डेवलप्ड कंट्री है ठीक ठाक, उनमें 10%, और बहुत ही ज्यादा विकसित हो चुकी है, उनमें 5% ही लॉस कर पा रही है। कौन? ये खरपतवार वीड। 5% किनमें? जो बहुत ही ज्यादा डेवलप्ड कंट्री है, और 10% जो डेवलपिंग है, और 25% जो लीस्ट डेवलपिंग कंट्री है, डेवलप्ड कंट्री है। लॉस इन क्रॉप ड्यू टू वीड की वजह से लॉस। जो कुछ क्रॉप, जो फेमस क्रॉप है हमारे देश में, जो सबसे ज्यादा होती है, उनमें जो लॉस है वो याद रखने। राइस में 30 से 35% वीड की वजह से लॉस है। वीट में 15 से 30% है। जो माइल्स हो गए, जितनी भी पल्सीज, मेज, सोरगम, ऑयल सीड जितने भी, उनमें 18 से 85% तक लॉस हो सकता है। वो डिपेंड करता है एरिया वाइज, और वैरायटी कौन सी उगाई गई उस पर डिपेंड करता है। शुगर कैन में 38.8% है, ये याद रखने पड़ेंगे भाई। कॉटन में 47.5%, शुगर बीट में 48.7%, और ओनियन में, ये बहुत ज्यादा पूछा गया, ओनियन में 90.7% तक लॉस हो सकता है क्रॉप की वजह से, अगर उन पे ध्यान ना दिया जाए। राइस में अगर हम क्रॉप में से वीड को नहीं हटाएंगे तो बहुत ज्यादा लॉस हो जाएगा, 30 से 35%। वीट में से अगर हमने वीट के अंदर से वीड को नहीं हटाया तो 50 से 30% लॉस हो जाएगा। इन पल्जीज में, दालों में, मेज में, सोरगम में, इनमें वीड को नहीं हटाएगा तो 18 से 85% तक लॉस कर सकते हैं। अगर बहुत ज्यादा ध्यान ना दिया गया तो वो 85% तक लॉस को ले जाएंगे ज्यादातर लोग अनुसार। शुगर केन के अंदर ये 38 से 8% होता है। क्या ये हमेशा होता? नहीं। जब हम वीड पे ध्यान नहीं देते, उनको हटाते नहीं, तब ये लॉस होते हैं, वरना नहीं होते। कॉटन में 47.5% तक लॉस होता है। शुगर बीट में 48.4% हो सकता है अगर ध्यान ना दिया जाए। ओनियन में बहुत सारा ही हो सकता है, लगभग 91% तक लॉस हो सकता है अगर उसकी कटाई छटाई ना की गई वीड की तो। अरे ध्यान आया यहाँ तक? ये सारी बातें याद होगी सभी को? बहुत बढ़िया। नेक्स्ट स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं। आ रहा भाई सभी को समझ में? बहुत बढ़िया। अब कैरेक्टरिस्टिक ऑफ वीड के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, उन पे चर्चाएं कर ली जाए। सर क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक है? देख लो भाई क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक है, अभी समझा देते हैं। तो कैरेक्टरिस्टिक्स में देखो, वीड में सबसे पहले है भाई क्या विशेषताएं हैं, ये कहना चाह रहा है। कैरेक्टरिस्टिक का मतलब शरीर में क्या गुण होते हैं? नहीं, ये वीड के गुण हैं जो कि वीड, देखो हम हर बार फसल उगाते हैं, फसल तो नेक्स्ट ईयर नहीं उगती अपने आप, जबकि वीड को हम हटाने की कोशिश करते हैं, बार बार लाई गुड़ाई करते रहते हैं, उनको साफ करने की कोशिश करते हैं, फिर भी वीड नेक्स्ट ईयर भी उगता है और वो तंग करता है हमें। ऐसा क्यों? क्या विशेषताएं हैं उसके अंदर कि वो हटाने पर उस पे स्प्रे जो है बहुत ज्यादा फर्टिलाइजर्स का यूज करते हैं और करते हैं हम, ठीक है, इंसेक्टिसाइड का सबका यूज करते हैं, फिर भी ये ऐसे कैसे बच जाते हैं? वीडिसाइड्स का यूज करते हैं, फिर भी ये बचे कैसे रहते हैं? तो यही तो हम पढ़ने जा रहे हैं कि सर इनमें ऐसी क्या विशेषताएं हैं कि ये बार बार पैदा हो रहे हैं, ठीक है, हटाने पर भी इतना। तो देखिए हाई सीड प्रोडक्शन, बहुत ज्यादा बीज पैदा करते हैं। कुछ को मार भी दोगे तो बहुत सारे बीज तो मिट्टी में पड़े ही रहेंगे और वो फिर से उग जाएंगे। बीज उत्पादकता अक्षमता बहुत ज्यादा अधिक बीज उत्पादन अक्षमता है। देखिए जैसे पार्थेनियम, मैक्सिकन पॉपी, इनकी बात करें, पार्थेनियम होता है कैरेट ग्रास, इसको कांग्रेस ग्रास भी कहते हैं। सत्यानाशी जो मैक्सिकन पॉपी होता है, ये 5000 सीड पैदा करता है भाई। 5000 सीड एक पौधे से पैदा होते हैं, तो बहुत सारे पौधे तो लाखों अरबों खरबों बीज हो जाएंगे एक ही बीज से, जब एक ही प्लांट से जब 5000 सीड पैदा हो रहे हैं। ऐसे ही अमरबेल की कचकटा की बात करें, डॉटर की बात करें अमरबेल की, तो 16000 बीज पैदा करता है एक प्लांट, और बहुत सारे प्लांट हो तो बहुत ही ज्यादा हो जाएंगे, ठीक है सर। बथुआ चिनोपोडियम की बात करें तो 72000 सीड एक केला पौधा पैदा कर सकता है। मकोए की बात करें ब्लैक नाइट शेड जिसको कहते हैं, 1,75,000 सीड एक प्लांट से पैदा हो रहे हैं। बताओ 1,75,000 सीड तो एक प्लांट से पैदा हो रहे हैं, तो प्लांट तो बहुत ज्यादा होंगे ना क्रॉप के अंदर, तो नुकसान ही नुकसान है भाई। नेक्स्ट ईयर बहुत ज्यादा भी बीज उगेंगे।
पर्टुलेका की स्पीसीज है वो 1,93,000 सीड पैदा करता है अकेला प्लांट। जंगली चौलाई की बात करें पिगवीड की तो 1,96,000 लगभग 2 लाख सीड पैदा कर देता है अकेला प्लांट, और ऐसे बहुत सारे प्लांट हो गए तो बहुत ही ज्यादा सीड पैदा हो जाएंगे। इस तरह से इनको कंट्रोल करना मुश्किल हो रहा है। इनमें एक ये खास बात है, इनके बीज बहुत ज्यादा होते हैं, इस वजह से ये बहुत ज्यादा पैदा होते हैं नेक्स्ट ईयर। ठीक है सर। दूसरी खास बात डीप रूट सिस्टम है। जो जड़ें हैं वो बहुत गहरी होती हैं, हम कितनी नीचे तक उखाड़ देंगे उसको, उखाड़ते हैं तो भी कुछ जड़ का हिस्सा रह जाता है जो वेजिटेटिव प्रोपगेशन करके फिर से दोबारा नेक्स्ट ईयर उग के हमें मिलते हैं। ये प्रॉब्लम है। तो ऐसा लिखा हुआ देखना, टाइगर ग्रास फील्ड बीनवीड एंड कॉमन थॉर्न रूट हैज, जो 3 ग्रासेस दिए गए टाइगर ग्रास, फील्ड बीनवीड और कॉमन थॉर्न रूट हैज 4 to 6 मीटर डीप। देखो इनकी जो रूट होती है ना इतनी डीप होती है, 4 से 6 मीटर गहरी चली जाती है। इतनी ज्यादा तो हलाई कोई भी नहीं करता भाई। कांस हिरणखुरी कहते हैं इसको, फील्ड बीनवुड को, और जवासा हिंदी में कहते हैं कि जड़ें 4 से 6 मीटर तक होती है। ठीक है सर, यहाँ तक समझ में आया भी सभी को। नेक्स्ट लॉन्ग सीड वायबिलिटी। अब जो ये तो गई डीप रूट की बात, इसके बाद जो थर्ड प्रॉपर्टी लॉन्ग सीड वायबिलिटी, जो सीड होता है ना इसका बहुत लंबी सालों तक उगा रहता है, सालों साल उगा रहता है। बीज की जो जीवन क्षमता है वो बहुत लंबी है। कैसे? जैसे नट शेड्स की बात करें, नट सीड या नट शेड्स की बात करें, मोथा जिसको कहते हैं, वो 20 साल तक इसका सीड पड़ा रहे तो 20 साल के बाद भी उग सकता है भाई। वाइल्ड मस्टर्ड जंगली सरसों की बात करें 30 से 40 साल तक के बाद भी इसको उगाया जा सकता है। अब बात करें चिनोपोडियम और वाइल्ड एमरेंथस। चिनोपोडियम हो गया बथुआ, और जंगली चौलाई, जो जंगली चौलाई जिसको बोलते हैं, जंगली चौलाई एमरेंथस होता है जंगली चौलाई, और चिनोपोडियम होता है बथुआ। ये 50 साल तक पड़े रहेंगे इनके बीज, और 50 साल के बाद भी वायबिलिटी रहेगी, जिंदा रहेंगे और वो ग्रोथ करके नेक्स्ट प्लांट को पैदा कर सकते हैं 50 साल के बाद भी। ये सब 3 तो खास बातें होंगी, बहुत सारी हैं अभी तो। एक तो हाई सीड प्रोडक्शन करते हैं, इस वजह से ये लगातार उगते रहते हैं, कितना ही उखाड़ लो। डीप रूट होती है, तुम उखाड़ दोगे तो भी जड़ का कोई ना कोई हिस्सा रह जाएगा जिससे ये फिर नेक्स्ट ईयर ग्रो कर जाएगा। लॉन्ग सीड वायबिलिटी होती है, सीड लंबी सालों तक सालों साल पड़े रहेंगे तो भी जिंदा रहते हैं, मरते ही नहीं है, इसलिए इनकी ये खास बात है। अमरेंथस और चिनोपोडियम के बारे में बताया, चिनोपोडियम बथुआ और अमरेंथस जंगली चौलाई, इनके बारे में बताया जाए। अरे समझ में आया क्या सभी को? यहाँ तक कोई डाउट है तो बोले। ये कुछ खास बातें थी किनकी? वीड की। वीड में कुछ खास बातें चल रही हैं। चलिए नेक्स्ट स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं। वीड की 3 खास बातें हो चुकी हैं, अब फोर्थ जो बात है उस पे आ रहे हैं। फोर्थ जो है वो देखिए क्या है। फोर्थ है वीड सीड लुक सिमिलर टू द क्रॉप सीड। जो वीड के सीड होते हैं ना वो बिल्कुल सेम दिखाई देते हैं, तो उनको निकालना क्या जाता है, मुश्किल हो जाता है। क्रॉप में से उखाड़ के फेंकना मुश्किल हो जाता है। वीड सीड लुक सिमिलर टू द क्रॉप सीड जैसे दिखाई देते हैं। सीड ऑफ मैक्सिकन पॉपी, सत्यानाशी के सीड होते हैं ना बिल्कुल सेम सरसों जैसे दिखाई देते हैं भाई, सिमिलर टू द सीड ऑफ सरसों, मस्टर्ड जैसे होते हैं। सीड साइज एंड शेप ऑफ वाइल्ड ओट। वाइल्ड ओट मतलब जंगली जो हमारी जई है वो सिमिलर होती है, जो सिंपल जई जो खेतों में बोई जाती है फोडर के रूप में पशुओं के लिए, उनके बीज और जो वाइल्ड जंगली जई है इन दोनों के सेम होते हैं। जबकि ये ग्रास है, ये एक तरह की वीड है, ये वीड है, और ये क्या है, एक क्रॉप है। ये क्या है, एक क्रॉप है। अरे समझ में आया क्या? तो इसी वजह से प्रॉब्लम होती है। ये फोर्थ रीजन हो गया। इनके सीड एक जैसे दिखाई देते हैं तो इनको निकालना मुश्किल हो जाता है। शेप और साइज में एक जैसे दिखाई देते हैं, इनको निकालना मुश्किल है। प्रोटेक्टिव लेयर ऑन सीड, जो सत्यानाशी या गोखरी भागड़ी जिसको कहते हैं हमारे लोकल एरिया में, कोकलबर, मैक्सिकन पॉपी तो हो गया सत्यानाशी भाई, और कोकलबर क्या हो गया, भागड़ी या गोखरू। ये बीज पे सुरक्षात्मक आवरण होता है जो कि इनको खराब होने से बचाता है लंबे समय तक। ये अगर कोई ड्रास्टिक कंडीशन, हार्श कंडीशन आती है, अनफेवरेबल एनवायरनमेंट में भी इनको बचाए रखता है प्रोटेक्टिव लेयर ऑन सीड। ठीक है, ये हो गया 6th रीजन। 7th रीजन मल्टीप्लिकेशन ऑफ वीड। वीड है ना अकेले सिर्फ बीज से नहीं उगती, उनको उगने के बहुत सारे रीजन है। वेजिटेटिव प्रोपगेशन करती है, वेजिटेटिव प्रोपगेशन करती है। ये क्या होता है सर, कोई सीड से तो उगते हैं भाई, रूट से भी, रूट का हिस्सा रहेगा उससे उगेंगे, स्टेम का हिस्सा रहेगा उससे उगेंगे। राइजोम होते हैं जिनको हम प्रकंद कहते हैं, बर्ड्स होती हैं, ट्यूबर जिनको कंद कहते हैं, इन तने के हिस्से से, लीफ से, ब्रांच से, सबसे उगने की कैपेसिटी रखते हैं। इसलिए इनमें मल्टीप्लिकेशन ऑफ वीड बहुत ज्यादा होती है, वेजिटेटिव प्रोपगेशन कहते हैं। इस वजह से खरपतवारों का गुणन प्रोपगेशन बहुत ज्यादा होता है। ये 7 रीजन। 8th रीजन वीड डिस्पर्जल एंड जर्मिनेशन ऑफ सीड। वीड डिस्पर्जल है ना वो बहुत सारे तरीकों से हो सकता है। इनके जो बीज होते हैं उनको फैलने का तरीका बहुत कॉमन है। ये हवा के थ्रू फैल जाएंगे, वाटर के थ्रू, एनिमल के थ्रू, बर्ड्स के थ्रू, खाद के थ्रू, गोबर के थ्रू, जो पशुओं का गोबर मैन्योर होता है उसके थ्रू, एग्रीकल्चर इंप्लीमेंट्स मन के द्वारा, पशुओं के द्वारा, किसी के भी द्वारा फैलाए जा रहे हैं, आसानी से ये फैल जाते हैं। डिस्पर्जल बहुत आसान और जर्मिनेशन बहुत जल्दी करते हैं। इस वजह से भी वीड का
वीड को खत्म करना मुश्किल हो रहा है। देखो क्या लिखा है, वीड डिस्पर्जल है नो जियोग्राफिकल बाउंड्री, कोई बाउंड्री ही नहीं है। कॉमन एजेंट होते हैं जैसे कि वीड डिस्पर्जल आर विंड, हवा के द्वारा हो जाता है, वाटर के द्वारा हो जाता है, एनिमल पशुओं के द्वारा होता है, बर्ड्स पक्षी भी कर सकते हैं, ऑर्गेनिक मैन्योर के थ्रू होता है, एग्रीकल्चर इंप्लीमेंट्स जो ट्रैक्टर वगैरह वगैरह चलाते हैं इनके थ्रू, ह्यूमन के कपड़ों से हाथों से लग के भी ये कहीं भी जा सकते हैं। तो ये सारे रीजन है। खरपतवार हवा द्वारा, जल द्वारा, मनुष्य द्वारा, फार्म मशीनरी द्वारा, औजारों द्वारा, टूलों द्वारा, फसलों के बीजों के द्वारा बहुत तरह से ये फैलते हैं एक जगह से दूसरी जगह। इस वजह से इनकी ये खास विशेषताएं होगी जिनसे इनको निकालना मुश्किल हो रहा है। अरे समझ में आ रहा है भाई सभी को? नेक्स्ट स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं जिसमें क्या बताया गया है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी जो गुण है किसका, वीड का, जिसकी वजह से वीड को निकालना मुश्किल है, इनमें कुछ खास विशेषताएं हैं। देखिए नेक्स्ट है सीड डोरमेंसी एंड लॉन्गेटिविटी। सीड डोरमेंसी क्या होती है सर? देखिए सीड डोरमेंसी के बारे में बता देते हैं भाई। सीड डोरमेंसी का मतलब होता है जो बीज प्रसुप्ति, बीज प्रसुप्ति कहते हैं इसको। इसमें क्या होता है, बीज है वो अपने आप को सुप्त अवस्था में ले जाता है। सुप्त अवस्था में मतलब स्लीपिंग मोड में चला जाएगा, स्लीपिंग मोड कह दो इसको, या सुप्त अवस्था कह दो, सुप्त अवस्था, सुप्त अवस्था में चला जाएगा बीज, इसमें स्लीपिंग मोड में या सुप्त अवस्था में। सर ये क्या होता है? इसमें क्या होता है, बीज है ना, कोई भी बहुत सारी चीजों में होती है ये डोरमेंसी, सी डोरमेंसी। जैसे हम एक बात करते हैं, हमारे घरों में जो गेहूं है, हमारे घरों में जो गेहूं हमने स्टोर कर रखी है टंकियों में, बोरों में, जिसमें भी कर रखी है, क्या वो अपने आप ही उगरी क्या उसके अंदर? वो अब क्या है, डोरमेंसी में चली गई। जब उसको मॉइस्चर और नमी और फेवरेबल कंडीशन दोबारा से प्रोवाइड कर दी जाएगी तो उगना स्टार्ट हो जाएगी ना। डोरमेंसी का मतलब होता है अपने आप को एक बार के लिए स्टॉप करके रोक के रखना, उसको कहते हैं डोरमेंसी, सुप्त अवस्था में चले जाना। सर्वाइवल मैकेनिज्म है किसी भी बीड का, बचाए रखना, अपने आप को बचाए रखने का एक तरीका है। इसमें क्या करता है, वो अपने सारे एक्टिविटीज को स्लो डाउन कर देता है, परफॉर्मेंस को घटा देता है और जो प्रोसेसिंग है स्लो कर देता है, ताकि उसको जब भी कभी फेवरेबल एनवायरनमेंट, अनफेवरेबल कंडीशन में डोरमेंसी सुप्त अवस्था में चला जाएगा। जब फेवरेबल कंडीशन वापस लौटेंगी, मॉइस्चर, नमी, सब मिट्टी सब मिलेंगे, तो वो वापस से ग्रो कर पाएगा। इसको कहते हैं स्लीपिंग मोड या बीज प्रसुप्ति, सो जाना, सीड डोरमेंसी कहलाता है। और ये बचने का तरीका, सर्वाइवल का, लंबे समय तक बीज को बनाए रखने के लिए, जिंदा रखने के लिए ये चीज होती है। और यहाँ पे लिखा हुआ है वाइल्ड मस्टर्ड, जंगली सरसों, काली सरसों, ब्लैक मस्टर्ड, वाइल्ड ओट, जंगली जई के बीजों में डोरमेंसी पाई जाती है, लंबे समय तक अपने आप को बचाए रखते हैं। समझ में आया भी सभी को? नेक्स्ट है, नेक्स्ट में लॉन्गेटिविटी। लॉन्गेटिविटी का मतलब है लाइफ स्पान इनकी लंबी होती है। वायबिलिटी ऑफ सीड, जिंदा रखती है। लोटस सीड होता है, जैसे लोटस के सीड को अगर देखोगे, कलेक्ट फ्रॉम द बॉटम ऑफ द मंचूरियन, ये याद रखना भाई, ये फेमस एक किस्सा है। मंचूरियन लेक बेड है वायबिलिटी आफ्टर द 1000 साल, 1000 साल के बाद भी लोटस, जो कमल के फूल थे, उनके बीज थे उस मंचूरियन लेक के नीचे नीचे मिले थे, उनको निकाल के लाया गया ना, तो ये 1000 साल के बाद भी ग्रो कर रहे थे। 1000 साल पुराने थे, कार्बन डेटिंग टेक्निक से उनका पता चलाया गया कि ये कितने साल पुराने थे, 1000 साल पुराने, उनको ग्रो किया गया तो वो उग गए, वो डोरमेंसी में गए हुए थे लंबे समय से। लॉन्गेटिविटी इतनी ज्यादा होती है, बताओ। और ऐसे ही वाइल्ड मस्टर्ड, जंगली सरसों की, चिनोपोडियम बथुआ हो गया, रिमेन्स वायबिलिटी फॉर 30 to 20 ईयर्स तक इनकी वायबिलिटी होती है। 20 से 30 साल तक ये जिंदा रह सकते हैं। बथुआ हो गया, ये जंगली सरसों की, ये भी जिंदा रहते हैं लंबे समय तक, इनकी वायबिलिटी अच्छी होती है। इस वजह से वीड की ये खास बातें हैं जिनसे कि वीड को हटाना मुश्किल है और ये ग्रो करते रहते हैं, नेक्स्ट ईयर टू ईयर ग्रो करते ही रहते हैं। ये सारी खास बातें थी किसकी, वीड की। नेक्स्ट, हार्मफुल इफेक्ट ऑफ वीड, वीड की वजह से होने वाले नुकसान, जो हार्मफुल इफेक्ट है वो कौन कौन से हैं वीड की वजह से जो हमें होते हैं। तो देखिए हार्मफुल इफेक्ट भी पढ़ ही लेते हैं, वीड से होने वाले नुकसान कौन कौन से हैं। देखिए भाई, खरपतवारों द्वारा होने वाली हानियां, खरपतवारों से होने वाली हानियां पढ़ने वाले हैं, जिनमें सबसे पहले आ गया वीड। वीड माइनस इन एग्रीकल्चर, फसल उत्पादकता को कम कर देती है। 33% क्वालिटी ऑफ क्रॉप ड्यू टू वीड, वीड की वजह से कितना नुकसान हो रहा था, ये सबसे पहली लाइन थी आज के हमारे लेक्चर की। 33% लॉस वीड की वजह से होता है सर, क्योंकि वीड को हटाने में हमें खर्चा तो हम 3 से 4% ही करते हैं, जो एक्सपेंस है वो तो 3 to 4% ही करते हैं, जबकि जो लॉस हो रहा है वो 33% करवा देती है, फसलों को कमजोर बना देती है, उनकी यील्ड मात्रा को घटा देती है। ठीक है सर। लॉस ऑफ इरिगेशन ऑफ वाटर, अब मान लो हमने पानी लगाया खेत में, वो हमने लगाया हमारी क्रॉप के प्लांट्स के लिए, मान लो क्रॉप के प्लांट थे 50,000 उनके लिए लगाया, पर उसमें 20,000 वीड के प्लांट उगे हुए थे। 20,000 क्या उगे थे, 50,000 क्रॉप के प्लांट के लिए हमने पानी लगाया हमने, मान लो
500 mm का मतलब क्या होता है भाई? mm होता है एक 10,000 लीटर पानी को कहते हैं। 1 mm पानी है ना किसी खेत में, तो उसका मतलब है 10,000 लीटर पानी है वो। 500 mm है मतलब कितना हो गया रे? 50 लाख लीटर पानी हो गया। कितना हो गया? 50 लाख लीटर पानी हो गया। अब 50 लाख लीटर पानी मैंने लगाया मेरे 50,000 पौधों के लिए, क्रॉप वालों के लिए, पर उस 50,000 के साथ है 50,000 के 50 के साथ प्लस में 40 के क्या उगे हुए थे रे? वीड के प्लांट थे। अब मैंने जो पानी दिया था सिर्फ 50 के को देखकर, पर 40 के क्या थे? और उगे हुई थी वीड। तो ओवरऑल 90 के क्या हो गए थे? प्लांट हो गए थे। तो ये बंटवारा हो गया। जो पानी मिलना चाहिए था मेरी क्रॉप को, वो कुछ हिस्सा किसको चला गया? वीड को चला गया। तो इससे मेरी जो लॉस हो गया इरिगेशन का, क्या हो गया? वाटर का लॉस हो रहा है। इसी को समझाना चाह रहा हूं। नाउ वाटर ओनली फॉर क्रॉप प्लांट बट वीड प्लांट कंपीट विद द क्रॉप प्लांट फॉर वाटर। वाटर के लिए कंपटीशन कर रहा है उसके साथ वो वीड वाला। ठीक है सर। वीड एज अल्टरनेट होस्ट टू क्रॉप पेस्ट एंड डिजीज। जो कुछ रोगों के लिए, कीटों के लिए ये होस्ट का काम कर रहा है। होस्ट क्या होता है सर? जो अपने ऊपर रखता है। मान लो हमने फसल को काट दिया, फसल कटने की वजह से वो सारे के सारे कीट थे, जो पेस्ट थी, बीमारियां थी, वो मर जानी चाहिए थी फसल के साथ ही, नेक्स्ट ईयर नहीं आनी चाहिए थी। परंतु हमने पेस्ट वाले जो वीड के प्लांट थे उनको छोड़ दिया, हम उनको काट ही नहीं रहे। परंतु जो कीट थे वो सारे के सारे जाके बैठ गए उस पे। किस प्लांट पे बैठ गए? जो वीड वाला प्लांट था उस पे बैठ गए, उसको हमने काटा नहीं। तो इस तरह से वो बचे रह गए, जिंदा रहे। वो कीट थे नुकसान पहुंचाने वाले, वो जिंदा रह गए। किसकी वजह से? उस वीड के प्लांट की वजह से। तो होस्ट बना हुआ है, एक तरह का होस्ट का काम करता है पेस्ट के लिए और डिजीज को बचा के रखता है ताकि वो नेक्स्ट ईयर फिर से आ सके। तो ये होस्ट का काम कर रहा है, नुकसान पहुंचा रहा है हमें। ठीक है। इन मेज मक्का में चिनोपोडियम बथुआ होता है ना, एक्ट एज ए होस्ट, प्रोपोसी का काम कर रहा है। स्टाक बोरर और बिटल्स, स्टाक बोरर जो छेद कर देते हैं तने में, उसके लिए, और बेटल्स के लिए कट वर्म, कतरा जो होता है इन केस ऑफ टोमेटो के केस में तो जो कतरा होता है वो ऐसा काम करता है। और चिनोपोडियम मेज के खेत में चिनोपोडियम ये काम करता है। स्टाक बोरर और बेटल्स को अपने ऊपर चिनोपोडियम बथुआ बचा के रख लेता है। मेज में जो बथुआ था उसको हम काटते नहीं, मेज को काट लेते हैं। फिर नेक्स्ट ईयर फिर वो कीट बचे रहते हैं और वो नुकसान पहुंचाते हैं। ये हो गया। और टोमेटो के केस में ये कतरा हो गया। ठीक है सर। वर्म, कटवर्म। इन कुकर बीट, कद्दू वर्गीय सब्जियां होती हैं। एफिड इज ए पैरासाइट होस्ट फॉर एफिड, हुंडरी, हिरणखुरी, डोडर, डेविल हेयर वीड। देखना, डेविड हेयर वीड और एफिड्स के लिए होस्ट का काम करते हैं कुकर बीट्स। कुकर बीट्स के अंदर एफिड इज ए पैरासाइट होस्ट फॉर एफिड। ये होर्नखुरी होता है ना, ये वीड है, इसके ऊपर बैठे रहते हैं एफिड। और जो कुकुम्बर वगैरह वगैरह जितनी भी सब्जियां होती हैं इनमें नुकसान पहुंचाते हैं नेक्स्ट ईयर। वाइल्ड मस्टर्ड जो जंगली सरसों होती है, ये भी एक होस्ट की तरह काम कर रहा है। किसको? यहां देखो रे, इधर देखेंगे 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 देखेंगे। हाँ, वाइल्ड जंगली सरसों की बात करें, जंगली सरसों एक्ट एज ए अल्टरनेट होस्ट टू कल्ब रूट और ब्लैक लेग अलोंग विद द कैबेज, कॉलीफ्लावर, गोभी। जो गोभी वर्गीय फसल है ना, उनमें जो वाइल्ड मस्टर्ड है ये नुकसान पहुंचा रही है। क्यों? क्योंकि क्लब रूट और ब्लैक लेग वाले जो इंसेक्ट होते हैं इनके लिए होस्ट का काम करती है, इनको बचा के रख लेती है। जबकि हम गोभी, कॉलीफ्लावर, कैबेज इनको कट करते हैं ना, तो इनके साथ इनको मर जाना चाहिए था इन इंसेक्ट को, पर ये बचा के रख लेती। कौन? वाइल्ड मस्टर्ड। वाइल्ड मस्टर्ड जंगली सरसों किसका काम कर रही है? होस्ट का, उनको बचा के रखने का काम कर रही है। समझ में आया सभी को? तो यहाँ तक कोई डाउट है किसी को? तो एक तरह का होस्ट का काम करती हैं, अल्टरनेट होस्ट बन चुकी है पेस्ट के लिए और डिजीज के लिए। ठीक है सर। और भी एग्जांपल है इसके? हाँ, और भी हैं, देखो। और एग्जांपल क्या है? वाइल्ड ओट, जंगली जई एक्ट एज अल्टरनेट होस्ट फॉर द स्टेम रस्ट ऑफ व्हीट। व्हीट के लिए स्टेम रस्ट का काम करती है। एक तो देखना भाई, स्टेम रस्ट ऑफ व्हीट, ओट और बार्ले, इनके लिए वाइल्ड जई है, इनके लिए अल्टरनेट होस्ट बना हुआ है। कैरोटेलेरिया की जो स्पीशीज एक्ट एज ए मेन होस्ट ऑफ हेरी कैटरपिलर विच अफेक्ट द कैस्टर क्रॉप। कैस्टर मतलब अरंड की जो खेती होती है, अरंडी की जो खेती होती है, उसको नुकसान पहुंचाने के लिए हेरी कैटरपिलर होता है। इसको कौन अपने ऊपर सरे देता है और रहने के लिए जगह देता है? ये होस्ट हो गया कैरोटेलेरिया स्पीशीज। ठीक है भाई। अब नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी है, वर्क एफिशिएंसी डिजीज ऑफ एग्रीकल्चर टूल, मशीनरी एंड एनिमल्स। जो वर्किंग एफिशिएंसी वो डिक्रीज हो जाती है एग्रीकल्चर टूल्स की, मशीनरी की, एनिमल की, वीड की वजह से। क्यों सर? जैसे किसी खेत में वीड है, वीड को हटाने में हमें ज्यादा मेहनत करनी पड़ रही है। हमारी जो काम एग्रीकल्चर पे होनी चाहिए, उनमें पानी लगाना वगैरह वगैरह होना चाहिए, उनकी जगह हमें उनको हटाने में ज्यादा ध्यान देना पड़ रहा है। हमारे जो टूल्स होते हैं वो टूट भी जाते हैं बहुत सी बार। मशीनरी जो तेल का खर्चा है, जो मशीनरी चलेंगी तो तेल का खर्चा है, उसको निकालने में ज्यादा लगेगा, तो हमें लॉस ही लॉस करवा रहे हैं। एनिमल का, पशुओं का, हमारे सबका लॉस करवा रहे हैं। कौन? वीड। वीड की वजह से हमारी जो मशीनरी है, एग्रीकल्चर टूल्स है, उनको टूटने का और खर्चा बढ़ने की
प्रोसेस चलता रहता है और वर्किंग एफिशिएंसी डिक्रीज होती रहती है। किसकी वजह से? वीड्स की वजह से, खरपतवार की वजह से। यहाँ तक कोई डाउट है क्या किसी को? रे आगे बढ़ते हैं। अब आगे डिक्रीज वैल्यू ऑफ लैंड। देखो मान लो किसी किसी एरिया में बहुत ही ज्यादा खरपतवार उगी हुई है, तो अब जो नेक्स्ट बंदा जिसको मेरे को खेत बेचना है, तो वो बंदा क्यों लेगा? वो ऐसी आपत्तिजनक फसल वाली जगह को क्यों लेगा? क्योंकि उसको मान लो खेती करनी है, तो वो ऐसी जगह ढूंढेगा ना जो बिल्कुल क्लियर हो, साफ सुथरी हो। पर वो ऐसी जगह को क्यों ढूंढेगा जिसमें बहुत सारा लॉस होने वाला हो, उसमें उसके नुकसान हो जाएंगे बहुत सारे, उसको हटाने में ही वीड को। इसलिए जो लैंड है उसकी कीमत को भी घटा देती है वीड। जो लैंड है उसकी कीमत को भी डिक्रीज द वैल्यू ऑफ लैंड, जमीन की कीमत को घटा देती है। इरोजन ऑफ क्रॉप क्वालिटी, फसल उत्पादन की गुणवत्ता में कमी आ जाती है। हाँ, जो मान लो वीड है, वीड की वजह से जो कम्पीट करेंगी तो उसके लिए लॉस तो होना ही होना है सीधा। द क्वालिटी ऑफ द शुगर कैन क्रॉप इज आल्सो रिड्यूस्ड ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ पैरासाइट वीड। पैरासाइटिक वीड है, वहां पे नुकसान पहुंचाते हैं। स्ट्रिंगा लिटूरा है जो शुगर केन में एक वीड का काम करती है, इसकी वजह से गन्ने की जो गुणवत्ता है, उत्पादन है, उसमें कमी आ जाती है। लीव्स ऑफ लोरेंथस के जो लीव होते हैं इंपेयर द क्वालिटी ऑफ टी, जो चाय की पत्ती होती है उसमें नुकसान पहुंचाते हैं भाई। ठीक है। लीव्स ऑफ द मिकोनिया माइन्यूट वाइन क्रिएट प्रॉब्लम इन द टी प्लांटेशन में, ये प्रॉब्लम करता है मैकेनिया, ये भी याद रखें। लोरेंथस किस में करता है? टी के, चाय की पत्तियों के बीच में करता है। तो शुगर केन में कौन करता है? स्ट्रिंगा, ये याद रखें भाई। ऑयल क्वालिटी ऑफ, हमारा जो मिंट होता है, पुदीना होता है, इसकी जो ऑयल क्वालिटी होती है, सुगंध होती है, उसको कम कर देता है। ये कौन? सिरसियम कनाडा थिस्टल जिसको कहते हैं, कनाडा थिस्टल जिसको कहते हैं। माइन्यूट जो ऑयल की क्वालिटी होती है मीट के अंदर, उसको कम कर देता है। ये सारी प्रॉपर्टी डिक्रीज द वैल्यू ऑफ लैंड हो गई, क्रॉप की क्वालिटी को, गुणवत्ता को घटा देते हैं। देखो ये सारी बीमारियां फैला रही हैं एक तरह की। एक नोट वाला पॉइंट है, सर्टिफाइड सीड या फाउंडेशन सीड होता है, रिजेक्ट कर दिया जाता है अगर उसमें वीड के सीड मिले हों। कितने? 2% से ज्यादा अगर वीड के सीड, मान लो 100 सीड है, 1000 है, 1000 में अगर 200 सीड वीड के मिलते हैं तो उनको रिजेक्ट कर दिया जाएगा, उसको एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। वो वीड मार्केट में लॉन्च नहीं होगी, मार्केट वैल्यू उसकी गिर जाएगी। समझ में आया क्या? ऐसे ही 2% भी अगर वीड के सीड किसी भी क्रॉप के अंदर हैं तो उसको हटा दिया जाता है, उस क्रॉप को सर्टिफाइड नहीं किया जाएगा। अरे समझ में आया या नहीं आया? आया भाई। आगे बढ़ते हैं। और क्या क्या है? ये क्या हो गया? स्क्रीन बड़ी हो गई। देखते हैं सही करते हैं, आगे बढ़ते हैं। देखिए भाई नेक्स्ट, हाँ अब सही है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी की बात करते हैं। नेक्स्ट है क्वालिटी ऑफ एनिमल प्रोडक्शन डिक्रीज। एनिमल प्रोडक्शन भी डिक्रीज हो जाता है कि क्वालिटी भी घट जाती है। पशुधन उत्पादन की मात्रा या गुणवत्ता में कमी आ जाती है। डेथ ऑफ शिप अकर्स ड्यू टू द हाई ऑक्सलेट कंटेंट इन द हेलोजिटॉन जो पूरा नाम दिया गया है। इट इज डोमिनेंट वीड ऑफ एरिड शुष्क एरिया और सेमी एरिड अर्ध शुष्क एरिया में खरपतवार होती हैं। ये क्या? हेलोटोजन जो केमिकल है ना, ऑक्सलेट, अगर किसी शिप ने खा लिया तो उसकी डेथ हो जाती है। तो इसलिए पशुओं जो वीड है, ये तो इनडायरेक्टली किसको? पशुओं को मारने का काम कर रही है, तो नुकसानदेह है, पशुओं की क्वालिटी को घटा रही है, उनके उत्पादन को घटा रही है। लीव्स ऑफ लेंटाना काज द एक्यूट फोटोसेंसिटिविटी एंड जॉइंटिस, पीलिया कर देते हैं एनिमल को, और फोटोसेंसिटिविटी उसको देखने में प्रॉब्लम कर देते हैं। लेंटाना के लीव्स अगर किसी भी एनिमल ने खा लिए तो उसको देखने में प्रॉब्लम और जॉइंटिस पीलिया हो जाने लगता है। ड्यू टू द टॉक्सिक प्रिंसिपल ऑफ लेंथ्रेंडिन होता है उसके अंदर, उसके जो केमिकल है ये लेंथ्रेंडिन लेंटाना के अंदर मिलता है। इसकी वजह से किसी भी एनिमल को अंधापन ला देता है या फिर उसको पीलिया कर देता है। ठीक है। इन इंडिया कोकलबर जेंथियम स्ट्रोमेरियम रिड्यूस द क्वालिटी ऑफ वूल इन शिप के ऊपर जो वूल होती है, अगर इनके लीव्स को खाती रहेगी ना कोकलबर्ग के, तो उसकी जो क्वालिटी है वो डिक्रीज होती ही चली जाएगी। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। वीड माइनस टू ह्यूमन हेल्थ। वीड है वो ह्यूमन हेल्थ को भी घटा देती है। किस तरह से? वो देखिए किस तरह से घटाती है, देखना जरा इधर देखिए। मनुष्य के स्वास्थ्य पर भी विपरीत प्रभाव कैसे करते हैं, देखना भाई। थोड़ी सी पॉइंट्स हैं जो कवर करनी जरूरी हैं, ये आते हैं एग्जाम। पार्थेनियम हाइस्ट्रोपस कैरेट ग्रास है, रिस्पॉन्सिबल फॉर द रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम कर देता है, स्किन एलर्जी पैदा करता है, डर्माइटिस जिसको कहते हैं। पार्थेनियम हाइस्ट्रोपस कैरेट ग्रास, कांग्रेस ग्रास होता है,
ये बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लमेटिक डिजीज है। इसके सुंदर फूलों को देख के इंडिया में पहली बार इसको मैक्सिकन कंट्री से वीट के साथ, सोनालिका और जया रत्ना राइस की और सोनालिका के साथ ये गलती से आ गए गेहूं की वैरायटी के साथ, और ये आज पूरे इंडिया में फैला हुआ है। इसको निकालना मुश्किल हो रहा है। कैरेट ग्रास कांग्रेस की तरह फैल गया, कांग्रेस ग्रास भी कहते हैं, और इसकी वजह से स्किन एलर्जी और रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स होती हैं। व्हेन द मैक्सिकन पोपी सीड, जो सित्यानाशी के बीज होते हैं, आर्जिमोन मैक्सिकोन, क्रश्ड विद मस्टर्ड के साथ अगर क्रश हो जाए, उसका तेल निकाल लिया जाए तो डेथ काज कर देता, ब्लाइंडनेस, अंधा कर देता आदमी को। व्हीट फ्लोर, जो आटा हम गूंथते हैं, कंटिन्यूट विद द सीड ऑफ द कोकलबर्ग के अगर सीड गिव बीटर टेस्ट टू द ब्रेड, जो रोटियां बनती है उसका कड़वा टेस्ट कर देते हैं कोकलबर्ग के सीड अगर अपने आटे में आ जाए तो। इरिगेटेड द गैस्ट्रिक ट्रीटमेंट और कंज्यूमर, जो हमारे पेट में अल्सर तक पैदा कर देते हैं, पेट में प्रॉब्लम कर देते हैं, पेट में दर्द होने लगता है, जलन पैदा कर देते हैं। बथुआ चिनोपोडियम और दूब ग्रास पोलन कैन कॉज द रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम। दूब ग्रास के जो पोलन ग्रेन्स होते हैं, उनसे जो पोलन निकलते हैं और चिनोपोडियम बथुआ से निकलते हैं, वो हमें रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम, सांस लेने में दिक्कत कर सकते हैं। अरे यहां तक समझ में आया या नहीं आया? ये सारे ह्यूमन में होने वाली प्रॉब्लम किसके द्वारा? वीड के द्वारा होने वाली प्रॉब्लम ह्यूमन के अंदर थी। समझ में आया? और भी है थोड़ी सी, ये भी सुन ले। इनमें क्या क्या देखो, एक्वाटिक वीड लाइक वाटर लेटिस, पिस्टिया साल्विना, पिस्टिया, एलिगेटर वीड, मगरमच्छ जैसी दिखाई देने वाली वीड, ठीक है। ये सारी एक्ट एज अल्टरनेट होस्ट एंड वेक्टर फॉर मलेरिया, बीमारी फैलाती है। देखो, एक तो मलेरिया के कारण बनती है येलो फीवर, जो पीलिया हो जाता है, मलेरिया का कारण भी बनती है येलो फीवर का। एनसेफेलाइटिस, दिमाग में प्रॉब्लम हो जाती है, डेंगू फीवर का। और फिलरेसिस बहुत खतरनाक बीमारी है। हाथी पांव, जिसमें हाथी जैसा पांव हो जाता है, बहुत भारी हाथी पांव। एलिफेंटेसिस जिसको कहते हैं, एलिफेंटियासिस डिजीज होती है, फिलरेसिस, ठीक है भाई। यहाँ तक कोई डाउट है किसी को? नहीं है। अब नेक्स्ट होता है व्हीट फ्लोर कंटामिनेटेड विद द सीड ऑफ कोकलबर्ग। ये बताया था, बीटा टेस्ट कर देते हैं रोटियों का, और गैस्ट्रिक ट्रीटमेंट में हमारे पेट में जलन पैदा करते हैं। मिल्क फ्रॉम द एनिमल फीड ऑन द मैक्सिकन पोपी, जो सितानासी के बीज होते हैं ना, काज द ग्लूकोमा इन ह्यूमन में मिल्क से होने वाले, दूध से होने वाली एक प्रॉब्लम पैदा कर देता है सितानासी के बीज, मैक्सिकन पोपी, याद रखें। वीड माइनस द एक्वेटिक इकोसिस्टम, जैसे मान लो कोई पौंड है, उसके ऊपर वीड फैल गई, वीड फैलने से उसके अंदर जितनी भी ऑक्सीजन थी उसके अंदर जा नहीं पा रही और सनलाइट भी नहीं पहुंच पा रही, तो उसमें जितनी भी एक्वेटिक लाइफ है, जैसे कि फिश है, उनकी लाइफ को क्या कर देगी? खत्म कर देगी, तो माइनस कर देती है वीड। क्या? एक्वेटिक इकोसिस्टम को भी नुकसान पहुंचाती है एक तरीके से। समझ में आया भी? वीड माइनस टू फॉरेस्ट एंड पास्चर लैंड इन कर्नाटका, आंध्र प्रदेश। देखो भाई, इसको थोड़ा सा स्लाइड को ऊपर करना पड़ेगा, देखते हैं ये इसमें क्या लिखा हुआ। देखो, वीड की वजह से अब देखते हैं। वीड माइनस द फॉरेस्ट एंड पोस्चर लैंड को भी माइनस कर देती है, पोस्चर लैंड को भी माइनस कर देती है। इन कर्नाटका एंड आंध्र प्रदेश लार्ज फॉरेस्ट एरिया कम अंडर ग्रिप ऑफ द पार्थेनियम हास्ट्रोफिस। पार्थेनियम हास्ट्रोफिस एक ग्रास है, पार्थेनियम हास्ट्रोफिस, जो कि इंडिया में अपने जो समुद्री एरिया है, लेक एरिया है, इनके अंदर फैला हुआ है पार्थेनियम, और बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाता है पार्थेनियम हास्ट्रोफिस। अरे ये तो कैरेट ग्रास है, समुद्री एरिया में नहीं, हर जगह फैला हुआ है, पूरे इंडिया में ही है, और ये नुकसान पहुंचाता है। इसको टेरर ऑफ बंगाल के नाम से भी जाना जाता है, वेस्ट बंगाल में टेरर के नाम से जाना जाता है। अरे समझ में आया क्या? यहाँ पे थोड़ा सा आइकोनिया क्रेसिपिस नाम आना था। वेस्ट बंगाल में 11% ऑफ हाई फॉरेस्ट एरिया एंड 38% पॉपुलेशन ऑफ फॉरेस्ट हैज बीन अफेक्टेड बाय द माइन्यूट वाइन के द्वारा। 11% फॉरेस्ट का नुकसान कर दिया और 38% पॉपुलेशन फॉरेस्ट की डिक्रीज कर दी इसकी वजह से। क्यों? ये जो वीड है कम्पीट करती है और दूसरे प्लांट्स को सुखा देती है, जला देती है, नुकसान पहुंचा रही। कर्नाटक, आंध्र प्रदेश में फॉरेस्ट एरिया इनकी ग्रिप में आ चुका, पार्थेनियम हास्ट्रोफिस के अंडर में आ चुका है, और उसकी वजह से बहुत सारे फॉरेस्ट कम होते जा रहे हैं। लेंटाना कैमेरा इज एन इन्वेसिव वीड दैट हैज सेपरेटेड थ्रू द मेनी फॉरेस्ट इकोसिस्टम अक्रॉस द इंडिया। पूरे इंडिया के अक्रॉस फैली हुई है ये इन्वेसिव वीड है, बहुत ज्यादा फैलने वाली वीड है, और इस वजह से बहुत सारे फॉरेस्ट एरिया में जो प्लांट है उनको, जंगली प्लांट है उनको बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचा रही है। तो ये वीड माइनस कर रही है फॉरेस्ट को, और पोस्चर लैंड को भी नुकसान पहुंचा रही है, ह्यूमन को भी, एनिमल्स को भी बहुत सारे नुकसान है इनके। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। लास्ट पॉइंट है लिमिट चॉइस ऑफ क्रॉप। अब मान लो हमारे खेतों में एक एरिया है जिसमें बहुत ज्यादा, हमें पता है भाई ये वाली वीड कंट्रोल हो ही नहीं रही, इस एरिया में अगर हमने ये फसल उगाई, मान लो ये वाली फसल है गेहूं वाली, तो इसमें कैरेट ग्रास होगा ही होगा, और ये फसल को होने ही नहीं दे रहा, तो हमें गेहूं की जगह दूसरी फसल पे जाना पड़ेगा।
हम गेहूं उगा ही नहीं सकते, अब हमें दूसरी फसल कोई भी चूज करनी पड़ेगी ताकि हम किससे बच सकें, उस चीज से बच सकें। लिमिटेड चॉइस ही रहेगी हमारे पास, भाई यही क्रॉप उगा सकते हैं, वो दूसरी क्रॉप उगाएंगे तो ये वाला क्रॉप वीड है उसको नुकसान पहुंचा देगी। हैवी वीड इन्वेंशन अंडर सम इकोनॉमिकल इंपॉर्टेंट क्रॉप पर्टिकुलरली पल्स वेजिटेबल कॉटन जूट फॉरेज क्रॉप है अनस्टेबल और लेस सुटेबल फॉर द कल्टीवेशन। यही बातें बता रही कि अगर मान लो वहां पे वो वीड हो रही तो वो दूसरी फसल को होने ही नहीं दे रही, तो हमें और चॉइस लेनी पड़ेगी, भाई हम ये फसल यहाँ उगा ही नहीं सकते, अगर ये उगाई तो यहाँ पे इतनी सारी वीड होगी जो कि इसको होने ही नहीं देगी। इसलिए हमारे पास चॉइस है वो क्या होगी है, लिमिटेड हो सकती है। किसकी वजह से, वीड की वजह से। अरे समझ में आया नहीं आया यहाँ तक, समझ में आ रहा है भाई सभी को। नेक्स्ट, बेनिफिट ऑफ वीड, वीड से होने वाले फायदे भी हैं, बेनिफिट भी होते हैं वीड की वजह से हमें बहुत सारे। क्या क्या फायदे हैं सर, वीड क्या फायदे देती है? नहीं, कुछ फायदे हम ले लेते हैं, वो वाली बातें हैं, नहीं तो वीड से कोई फायदे वाली बात नहीं होती हुई। अरे समझ में आया क्या? थोड़ा सा मैं स्लाइड को बड़ा करना चाहूँ तो हो सकती है, बहुत बड़ी होगी। ठीक, देखिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। बेनिफिट ऑफ वीड, वीड से होने वाले फायदे। कंट्रोल ऑफ सॉइल इरोजन, जो मान लो इनकी पकड़ होती है मिट्टी के द्वारा तो सॉइल इरोजन को रोकते हैं, मिट्टी के जो कटाव उसको रोकता है। यूज ऑफ द फोडर, खाने के रूप में, चारे के रूप में कुछ वीड ही यूज होती है, ऐसे नहीं कि सारी सारी वीड डाल दो पशुओं को, जहरीली भी होती है, तो कुछ वीड है जो फोडर के रूप में भी यूज होती है। वीड यूज एज ए मेडिसिन, मेडिसिन के रूप में भी वीड का यूज किया जाता है, जैसे चिरमटा एक्रेंथस एप्सरा यूज इन सम डेंटल केयर, दांतुन के रूप में यूज किया जाता है। दूब ग्रास सैनाडोन डेक्टाइलॉन ब्लड प्यूरिफिकेशन और यूरिनरी डिजीज में यूज होती है। गोखरी जो भागड़ी होती है रिप्रोडक्शन के संबंधी रोगों में यूज होती है। सांप के काटने के उपचार के लिए ल्यूकस एस्प्रा, ल्यूकस एस्प्रा का उपयोग किया जाता है, सांप काट जाए तो उस पर लगाने में यूज होता है। गैस्ट्रिक प्रॉब्लम को कंट्रोल करने के लिए, देखना भैया एक बार मैं थोड़ा सा तुम्हें ये दिखा दूं। गैस्ट्रिक प्रॉब्लम को कंट्रोल करने के लिए कैलोट्रोपिस, आँख आँख जिसको कहते हैं आँख, कैलोट्रोपिस का यूज किया जाता है। गैस्ट्रिक जो प्रॉब्लम हो जाए किसी को तो उसको इस वीड का सीड को दवाई बना के कंट्रोल लाया जा सकता है कैलोट्रोपिस आँख की हेल्प से। स्किन ट्रीटमेंट में आर्जिमोन मैक्सिकन है, और पीलिया के उपचार के लिए फाइलेंथस नीरम, नीरियर नीरर न्यूरर है, ठीक है। फाइलेंथस न्यूरर पीलिया के उपचार के लिए यूज किया जाता है। पीलिया जो हो जाए किसी को, फाइलेंथस न्यूरर। नहीं क्या सर हमने ये देखे तो नहीं, देखो जाके सर्च करो इनके बारे में। आर्जिमोन मैक्सिकोन स्किन ट्रीटमेंट में यूज होता है। कैलोट्रोपिस है वो गैस्ट्रिक प्रॉब्लम में यूज होता है। लोकस एप्सरा है वो सांप के काटने में यूज होता है। जो गोखरी है वो रिप्रोडक्शन से रिलेटेड बीमारियों में यूज होता है। दूब ग्रास है वो ब्लड प्यूरिफिकेशन यूरिन डिजीज में यूज होता है। चिरमटा है वो यूज होता है डेंटल केयर के लिए या फिर दांतुन के रूप में यूज किया जाता है। बिजनेस और व्यवसाय के रूप में भी यूज होते हैं, जैसे मोथा नट ग्रास का उपयोग सुगंधित अगरबत्तियां बनाने के लिए किया जाता है। लेंटाना कैमराना सजावट के रूप में, ऑर्नामेंटल है ये, ऑर्नामेंटल ये सुंदर होने की वजह से तो लेंटाना इनको विदेश से लाया गया था, इंडिया के अंदर इंट्रोड्यूस कर दिया, और आज के टाइम ये बहुत बड़ी इन्वेजिव वीड बन के बैठ के नुकसान पहुंचा रहे हैं इंडिया को। अरे समझ में आया क्या? अब आगे बढ़ते हैं। ये 5 पॉइंट्स हो गए जो कि क्या थे, बेनिफिट हो रहे हैं वीड की वजह से, वो वाले थे। नुकसान भी पढ़ लिया, अब बेनिफिट पढ़ते जा रहे हैं, ठीक है, इनकी वजह से होने वाले फायदे। बायोलॉजिकल इंसेक्ट कंट्रोल बाय वीड, वीड के जो बेनिफिट हैं हम वो सारे पढ़ रहे हैं। उसके अंदर क्या है, बायोलॉजिकल इंसेक्ट कंट्रोल बाय वीड, लाइक जो हुलहुल होता है, सिलोइम होता है, सिलोइम विस्कोसा, सिलोइम विस्कोसा एल होता है, इसमें बैड स्मेल आती है, बहुत ही बैड स्मेल, जिसकी वजह से इंसेक्ट रिपेल होते हैं इससे, इससे के प्लांट के पास ही नहीं आते। तो इस वजह से क्या है, बायोलॉजिकल कंट्रोल करता है, नियंत्रण करता है कीटों का, ठीक है जी। टाइफा और सेक्रम होता है ना, इसके जो रूट, जो इसके प्लांट्स हैं, इनकी हेल्प से हम रोप बनाते हैं और प्लाईवुड और पेपर बनाने में इसका यूज किया जाता है, ठीक है, ये बेनिफिट हो गया। चकोरियम, चकोरी रूट है, इनको अगर कॉफी होती है हमारी, जो कॉफी के पाउडर में डाल दिया जाए तो उसका टेस्ट जो फ्लेवर बहुत ही अच्छा हो जाता है। अमरेंथस चौलाई और चिनोपोडियम बथुआ वगैरह, पर्टुलुका वगैरह वगैरह हो गई, ये सलाद के रूप में या सब्जियों के रूप में यूज किए जाते हैं, लीफी वेजिटेबल्स जिनको मानते हैं। इन नॉर्थ इंडिया सेकेरम, जो गन्ने की वाइल्ड वैरायटी है, ब्रीड प्रोग्राम डेवलपिंग फ्रॉम नोबल केन्स बनाने में यूज किया जाता है, ठीक है। इनकॉर्पोरेशन ऑफ द क्रटलेरिया पार्थेनियम और
कैलोट्रोपिस आक हो गया, आइकोनिया वाटर हाइसिंथ हो गया, रूट। ये क्या होती है, न्यूमेटोड होती है ना, उनको मारने की प्रॉपर्टी होती है, न्यूमेटोसाइडल प्रॉपर्टी होती है इसमें। न्यूमेटोड्स जो कीड़े मकोड़े होते हैं उनको मारने की प्रॉपर्टी होती है इन सब में। कैरोटिलेरिया, पार्थेनियम, कैलोट्रोपिस और आइकोनिया के अंदर ये प्रॉपर्टी है, तो ये कीटनाशक होगी एक तरह की। पीपल इन चाइना, जापान में क्या करते हैं, एल्गी, क्लोरेला नाम की एल्गी जो प्रोटीन रिच होती है, दुनिया का सबसे बेस्ट प्रोटीन माना जाता है क्लोरेला प्रोटीन को, क्लोरेला एल्गी को। इसको प्रोटीन के सप्लीमेंट के रूप में यूज करते हैं चाइना और जापान में, इंडिया में भी करने लगे आजकल तो। सम वीड आर यूजफुल टू आइडेंटिफाई द मेटल इंडिकेटर थ्रू द सैटेलाइट इमेजेस, जो सैटेलाइट की इमेजेस होती हैं उनके अंदर मेटल इंडिकेटर का काम करती हैं। और वे कौन कौन सी हैं देख लीजिए, एग्जांपल्स भी बता देते हैं तुम्हें। किसी में जिंक मिलेगा, किसी में कॉपर मिलेगा, ऐसे इंडिकेट करती हैं, देखना जैसे कौन कौन सी हैं। यहाँ पे दिया गया है कमलीना, कमलीना के अंदर कॉपर, Cu, कमलीना के अंदर क्या है, कॉपर डिटेक्ट हुआ है। और जो आइकोनिया है इसमें 4, कॉपर, जिंक, लेड और कैडमियम वाटर बॉडीज के अंदर मिले हैं। सेवरल स्पीसीज ऑफ वीड लाइक टिफोर्सिया, टिफोर्सिया परप्यूरा एंड क्रोटॉन्स पार्सोफ्लोरा इन साउथ इंडिया आर यूज टू द ग्रीन मैन्योर, खाद के रूप में यूज की जाती हैं। क्रटन पार्सिफ्लोरा और परप्यूरा, परप्यूरी, ये दोनों साउथ इंडिया के अंदर किस में, मैन्योर के रूप में। आइकोनिया क्रेसिपिस वाटर हाइसिंथ को और पिस्टिया को यूज किया जाता है, कंपोजिट खाद के रूप में यूज किया जाता है। ठीक है। आर्जिमोन मैक्सिकाना, मैक्सिकाना यूज्ड फॉर द रिक्लेमेशन ऑफ द एल्कली सॉइल, एल्कली सॉइल का मतलब है जो सारी हो गई है, जो बेसिक नेचर की जो सॉइल हो चुकी है, जो वेस्ट हो चुकी है, उसकी रिप्लेसमेंट, मृदा सुधारक का काम करते हैं, रिक्लेमेशन का काम करता है कौन, आर्जिमोन मैक्सिकाना। इसको अगर उगा दिया जाए तो ये उस मिट्टी के जो अंदर है एल्कलाइन नेचर को वापिस कम कर देता है और उसमें सुधार कर देता है। ओपनशिया एक जैविक बाड़ के रूप में इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि ओपनशिया में कांटे होते हैं और उसको मान लो किसी खेत के चारों तरफ लगा दिया जाए तो उसमें पशुओं को एंट्री को रोक देता है, एक तरह का जैविक बाड़ बन गया, प्रोटेक्शन कवर बन गया और वो बायोलॉजिकल प्रोटेक्शन कवर बन गया एक तरह का। अरे समझ में आया क्या? ठीक है सर, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। अब डिस्पर्जल की बातें करेगा भाई, कैसे कैसे फैलती हैं ये वीड को, फैलने के तरीके क्या क्या है इनके, देखो डिस्पर्जल कैसे कैसे करती हैं वो भी बता देते हैं, देखिए जरा इधर। देखो भाई, डिस्पर्जल इनका बहुत ही आसान होता है, बहुत हल्के होते हैं, हवा से ही कर लेते हैं, तो इसलिए ये डिस्पर्जल आसान होने की वजह से तो वेट ज्यादा फैलते हैं। सबसे पहले तो फिजिकल फैक्टर बात करते हैं, फिर बायोलॉजिकल करेंगे, हमारे द्वारा जीवों के द्वारा क्या होता है। अभी तो फिजिकल फैक्टर है, जैसे हवा है, एनिमोकोरी, एनिमोकोरी हवा के द्वारा ही उड़ के चले जाते हैं। एनिमोकोरी में के अंदर एक तो पेपस होता है, एक शिमोज होता है और एक बैलून होता है, ये 3 केस है हवा के द्वारा उड़ाने वाले। पेपस का एग्जाम्पल याद रखेंगे, ट्रिडेकस, ट्रिडेकस। और कंपोज का याद रखेंगे कैलोट्रोपिस, और बैलून का याद रखेंगे फैसिलिस, फैसिलिस। ठीक है, 3 तो एग्जांपल याद रखें। पेपस एनिमोफिली के एग्जांपल है पेपस, सिमोज और बैलून, कोमोज कह दो, सिमोज कह दो, सोमोज कह दो। इसके कैलोट्रोपिस है, इसका फैसिलिस है और इसका ट्रिडिकस, ट्रिडिकस है एग्जांपल। ठीक है, पेपस ये होते हैं क्या सर, पेपस, पेपस होता है जो जो जिसके अंदर बीज होते हैं ना, वो पूरा फ्लावर टाइप ही, वो पूरा का पूरा हेयर नुमा हो जाता है, वो उड़ के आसानी से हवा में एक जगह से दूसरी जगह फैल सकता है, उसको कहते हैं पेपस। सिमोज होता है, उसमें जो सीड निकलता है अंदर से, उसके ऊपर हेयर होते हैं, वो आसानी से उड़ सकता है एक जगह से, विंग टाइप होते हैं। ठीक है, और बैलून में क्या होता है, जो पूरा हिस्सा ही होता है जिसके अंदर सीड है, वो पूरा का पूरा हवा में गुब्बारे की तरह फूल के हवा से आसानी से उड़ के लंबी दूरी तय करता है, फैलिस, फैसलिस में ऐसा देखने को मिलता है। नेक्स्ट हाइड्रोकोरी क्या होता है सर, हवा के थ्रू चले जाए, हाइड्रोफिस का एग्जांपल सर, हाइड्रिला नाम का एग्जांपल इसी का एग्जांपल है। बेरकोकोरी ये तो सभी में वैलिड होती है, गुरुत्वाकर्षण बल अगर ना लगा तो वो नीचे कैसे आएंगे, उगेंगे कैसे, तो बेरकोकोरी तो सभी में वैलिड है। हाइड्रोकोरी वाटर के द्वारा, एनिमोकोरी विंड के द्वारा। तो ये सारे थे फिजिकल फैक्टर जिसके द्वारा डिस्पर्जल हो रहा था वीड का, वीड को फैलाने वाले फैक्टर थे ये फिजिकल। अब बात करते हैं बायोलॉजिकल फैक्टर जो जैविक है। बायोलॉजिकल फैक्टर्स में देख लो क्या क्या है, बता देता हूँ बायोलॉजिकल फैक्टर भी। बायोलॉजिकल फैक्टर्स के अंदर सबसे पहले है मर्मेकोकोरी, मर्मेकोकोरी का मतलब होता है चींटियों के द्वारा, आंट्स के द्वारा, चींटियां, चींटियां, चींटियां भी फैलाती हैं किसी भी सीड को, एक जगह दूसरी जगह उठा के ले जाती है, चींटियों के द्वारा भी क्या होता है, डिस्पर्जल होता है। ऑटोकोरी सर सेल्फ, खुद अपने आप कर ले, प्लांट अपने आप ही गिरा दे किसी भी बीज को। जूकोरी का मतलब होता है एनिमल के थ्रू, एनिमल्स के थ्रू कोई चीज एक जगह से दूसरी जगह फैले उसको कहते हैं जूकोरी। एंडोजूकोरी सर इनसाइड एनिमल, एनिमल के अंदर चला जाए, मान लो किसी एनिमल ने किसी प्लांट को खाया और उसके सीड भी उसके अंदर चले गए, सर अंदर चले गए तो खत्म हो गए, नहीं खत्म नहीं हो, अब बेनिफिट हो गया उसको, क्या बेनिफिट हो गया,
अब वो सीड अंदर गया ना, तो उसका सीड कोट हार्ड था। वो सीड कोट क्या हो जाएगा, उसके एसिड में से निकलेगा, उसके पेट से निकलेगा, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट से निकलेगा, तो वो सीड कोट डैमेज हो जाएगा, जिससे उसको, जैसे वो उसके डंग में, गोबर में गिरेगा, तो उसको उगने में हेल्प मिलेगी, वो आसानी से जर्मिनेट कर पाएगा। इसलिए एंडोजुकोरी है वो और भी अच्छी है किसी भी सीड के लिए। एपीजुकोरी सर, आउटसाइड द एनिमल, एनिमल के बाहर चिपक के, कहीं भी बॉडी पे चिपक के कोई भी जो वीड का सीड है वो एक जगह से दूसरी जगह डिस्पर्जल हो जाए। एंथ्रोपोकोरी क्या होता है सर, एंथ्रोपो वर्ड जहां भी यूज होगा वो एनिमल नहीं, ह्यूमन के लिए यूज होता है। किसके लिए यूज होता है, ह्यूमन। ह्यूमन की एक्टिविटी के द्वारा, ह्यूमन के द्वारा एक जगह से दूसरी जगह किसी वीड को या किसी सीड को ट्रांसफर कर दिया जाता है, उसी को कहते हैं एंथ्रोपोकोरी। इस तरह से हमने पूरा वीड का फर्स्ट लेक्चर कंप्लीट कर लिया है। नेक्स्ट जो लेक्चर आने वाला है उसमें क्लासिफिकेशन ऑफ वीड आएगा। उसमें मोनोकोट, डाइकोट वीड कौन सी है, मोनोकोट वीड कौन सी है, एनुअल कौन सी, बाइनियल कौन सी, खरीफ की क्रॉप्स के अंदर वीड कौन सी होती है, रबी की क्रॉप में कौन सी वीड मिलेगी, जायद क्रॉप में कौन सी वीड मिलेगी। बहुत तरह के क्लासिफिकेशन आने वाले हैं, और वीड से 2 या 3 क्वेश्चन आएंगे रहे तुम्हारे एग्जाम में। बीएससी एग्रीकल्चर 6 ईयर प्रोग्राम में हिसाब, या कोई भी बीएससी एग्रीकल्चर का एग्जाम हो, उसमें 2 या 3 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। और अपने हिसार वाले एचयू हिसार बीएससी एग्रीकल्चर में 2 या 3 क्वेश्चन हर साल आ रहे हैं, तो तैयारी करें बढ़िया। मैं नेक्स्ट 2 लेक्चर और बनाऊंगा वीड के ऊपर, ये फर्स्ट पार्ट है, फिर सेकंड और थर्ड 3 पार्ट आने वाले हैं वीड के, तो तीनों को बढ़िया तैयार करते रहेंगे, ठीक है। और जो नोट्स हैं, हमें पीडीएफ नोट्स मिल जाएंगे कहाँ पे, टेलीग्राम पे डाउनलोड कर लेंगे, लिंक नीचे मिल जाएगा वीडियो के, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, पढ़ते रहें, ऑल द वेरी बेस्ट।